आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा जज साहब की गाड़ी का चालान कटने की भी है। देखिए, केरल के कन्नूर में एक सील दुकान से एक चिड़िया को आजादी मिल गई। बताया गया कि ये चिड़िया पिछले 3 दिनों से यहाँ फंसी हुई थी, लेकिन दुकान के मालिकों के बीच कोर्ट में झगड़ा चल रहा था। इस वजह से दुकान 6 महीने से बंद थी। इसी में ये गौरैया एक पाइप के छेद से अंदर चली गई थी, फिर वो कांच से टकराती रही लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। बाद में ग्रामीणों की पहल पर जिला कलेक्टर अरुण के विजयन ने इस मसले पर जिला जज निसार अहमद से बात की। ऐसे में जज निसार अहमद ने हाईकोर्ट के जजों से बात कर कुछ समय के लिए सील तोड़ने की इजाजत ली। इसके बाद जज निसार अहमद खुद 48 किलोमीटर दूर से यहाँ आए और गौरैया को नई जिंदगी दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक लापता बुजुर्ग महिला की 35 साल बाद घर वापसी हो गई। बताया गया कि 90 के दशक में गीताबाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने पर अपने गांव खोखरा से अचानक गायब हो गई थी। फिर परिवार के लोगों ने प्रयागराज जाकर उनका पिंडदान भी कर दिया था। इतना ही नहीं, हर साल उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्राद्ध भी किया जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन नागपुर से फोन आया कि ये गीताबाई जिंदा हैं। ऐसे में परिवार खुश हो गया। बताया गया कि वहाँ एक अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। अब घर वापसी पर गीताबाई का फूलों से खास तरीके से स्वागत किया गया। गीताबाई के पति, बेटे, बेटी, बहुओं और पोते पोतियों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही इस दौरान पति पत्नी ने एक दूसरे को माला भी पहनाई। यूपी के सहारनपुर में एक युवक को रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रमन नाम का ये युवक खानपुर गांव का रहने वाला है। उसने शामली रेलवे लाइन पर इस रील को शूट किया था। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेन युवक के ऊपर से गुजर रही है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो जीआरपी पुलिस हरकत में आई और ये कार्रवाई की। बिहार के मोतिहारी में एक जज साहब की गाड़ी का ही चालान कट गया। दरअसल उनकी गाड़ी का फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस गाड़ी पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। फिर मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने जिला जज से अनुमति लेकर जज साहब की गाड़ी का चालान कटवा दिया। आरोप है कि ये गाड़ी मोतिहारी के प्रधान पथ पर करीब 1 घंटे तक खड़ी रही, जिससे वहां जाम की स्थिति बन गई थी। ऐसे में किसी ने ये तस्वीर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। यह खबर वहाँ चर्चा का विषय बन गयी। गुजरात के नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अंगदान को लेकर खास तरीके से एक अभियान शुरू किया गया। सूरत न्यू सिविल अस्पताल की टीम ने 351 मीटर लंबी साड़ी पर इससे जुड़ा संदेश लिखा। इसमें ये भी गुजारिश की गई कि देश भर में अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। साथ ही ब्रेन डेड नागरिकों के मामलों में अंगदान अनिवार्य हो। इस अवसर पर वहाँ बड़ी संख्या में शहर के युवा मौजूद रहे। उन्होंने प्ले कार्ड लेकर भी लोगों को जागरूक किया। नर्सिंग काउंसिल के मुताबिक ब्रेन डेड शख्स के दिल और फेफड़े सहित 25 अंग दूसरे जरूरतमंद लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एनजीओ की आड़ में लड़कियों की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई है। जयपुर पुलिस ने सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन नामक एनजीओ के जरिए चल रहे मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह फेसबुक के माध्यम से गरीब परिवारों को शादी और करियर का झांसा देकर लड़कियों को जयपुर लाता था और फिर उन्हें लाखों रुपए में बेच देता था। और अगर कोई लड़की इसका विरोध करती तो उसके साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती की जाती। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियों की शादी करवाने और करियर का झांसा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों और संगठनों से सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आया ये गैंग एनजीओ की आड़ में लड़कियों की खरीद फरोख्त करता था। पुलिस ने सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन नाम के एनजीओ की आड़ में चल रहे मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह फेसबुक के जरिए गरीब परिवारों को शादी और करियर का झांसा देकर लड़कियों को जयपुर लाता था और फिर उन्हें लाखों रुपए में बेच देता था। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एनजीओ पर छापा मारा।
पुलिस की इस छापेमारी में एनजीओ की संचालिका गायत्री विश्वकर्मा, उसके राजदार भगवान दास, महेंद्र हनुमान सिंह और एक दूसरी महिला को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह फेसबुक पर शादी का प्रचार कर यूपी, बिहार और बंगाल से गरीब लड़कियों को नौकरी और शादी का लालच देकर जयपुर लाता था। और जब लड़कियों को इनके काले कारनामों का पता चल जाता था और वे इसका विरोध करती तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती और डेरों में कैद करके रखा जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के सरगना गायत्री विश्वकर्मा जाली दस्तावेज बनवाकर उन लड़कों से शादी करवाती थी जिनकी शादी नहीं हो पाती थी और ये सौदा लाखों रुपए में तय होता था। एक 16 साल की नाबालिग को अजमेर के 2 दलाल 2.5 लाख रुपए में बेचने के लिए जयपुर लाए। उसे नशे की हालत में यूपी में शादी के लिए मजबूर किया गया, लेकिन बाद में परेशानी होने पर दलाल उसे फिर एनजीओ में ले आए। देखिए, एसएचओ बस्सी आईपीएस प्रोबेशनर अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में उनको सूचना मिली कि बस्सी क्षेत्र में एक ऐसी एनजीओ संचालित है जहां पर महिलाओं और बच्चियों को अलग अलग प्रदेशों से लाकर शादी के नाम पर या कहीं काम लगाने के नाम पर उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में एक बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसको शादी के नाम पर यूपी कानपुर से लेकर आए थे, वो बरामद भी हुई। उस बच्ची की रिपोर्ट पर हमने 0 एफआईआर दर्ज की है। कानपुर में ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज है और यूपी पुलिस को इस पूरी गैंग को सुपुर्द किया गया। इस घिनौने खेल का खुलासा तब हुआ जब एक नाबालिग लड़की एक महिला की मदद से एनजीओ की कैद से भाग निकली और पुलिस से संपर्क किया। उसके शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता को उत्तर प्रदेश भेजा गया और बस्सी के सुजानपुरा में फर्जी एनजीओ पर छापा मारकर पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह की सरगना गायत्री और उसके साथी यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गरीब परिवारों को टारगेट कर उनकी रेकी करते थे और बाद में उनके परिजनों और लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर यहाँ ले आते थे और यहाँ आकर उनको शादी के नाम पर बेचकर देह व्यापार में धकेल देते थे। किसी को शक न हो इसलिए लड़कियों के अपहरण और जबरन शादी करने वाले को आपसी बोलचाल की भाषा में वे स्काउट बोलते थे। पुलिस की जांच में पता चला कि लड़कियों की कीमत उनके रंग, कद और शरीर के आधार पर तय की जाती थी। शादी के लिए ले जाते समय उन्हें नशे की दवाएं दी जाती थी ताकि वे विरोध न कर सकें। पुलिस ने ये भी बताया कि गैंग की सरगना गायत्री विश्वकर्मा पहले जयपुर के कानोता, खोह, नागौरियन और ट्रांसपोर्ट नगर में ये धंधा चलाती थी, जहां उसके खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं। मुकदमों के बढ़ने पर उसने बस्सी जैसे ग्रामीण इलाके में एनजीओ की आड़ में फिर से रैकेट शुरू किया। गैंग की मेन सरगना गायत्री नाम की एक महिला है, साथ में उसके 3 पुरुष साथियों को और गिरफ्तार किया है और जो इनकी प्राथमिक पूछताछ से सामने आया है कि ये शादी के नाम पर या कहीं काम लगाने के नाम पर बच्चियों को लेकर आते थे, महिलाओं को लेकर आते थे, उनको यहाँ पर रखते थे। कुछ लोगों के साथ देश शोषण की भी जैसी कंप्लेंट्स हैं। ये जो महिला है मेन सरगना गायत्री, इसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। जयपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एनजीओ संचालिका समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिससे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जाहिर है ऐसे धोखेबाजों के चक्कर में फंसकर कुछ लड़कियां शहर में नौकरी के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं। कुल मिलाकर भारत में लड़कियों की खरीद फरोख्त और उनसे वैश्यावृत्ति करवाने का अपराध लगातार किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता में धारा 366 के 1923 के संशोधन अधिनियम की धारा 3 को जोड़ा गया है। इस धारा को जोड़ने का उद्देश्य ये है कि समाज में नाबालिग लड़कियों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जाएगा, जिससे लड़कियों के खरीद फरोख्त पर रोक लग सके और उनसे जोर जबरदस्ती से कराए जा रहे वैश्यावृत्ति पर लगाम लग सके। भारतीय दंड संहिता 366 के मुताबिक इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को होता है। इस अपराध के लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। जाहिर है एनजीओ की आड़ में पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर लड़कियों की खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस को जैसे ही इस गोरख धंधे का पता चला, कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियों की शादी करवाने और करियर का झांसा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों और संगठनों से सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तमिलनाडु में बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृहमंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और गठबंधन के मुद्दे पर तस्वीर साफ हो गई। दरअसल राज्य में बीजेपी, AIDMK और दूसरे दल मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खुद अमित शाह ने इसका ऐलान किया। इसके साथ ही अगले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी नाम तय हो गया। नयनार नागेंद्रन पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उन्होंने ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। शाह के मुताबिक अन्नामलाई अब राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे। जम्मू कश्मीर में आखिरी सांसें गिन रहे अलगाववाद को एक और झटका लगा। दरअसल जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट की अध्यक्ष फरीदा बहन जी यानी फरीदा डार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों समेत हर तक के राष्ट्र विरोधी संगठन से खुद को अलग कर लिया। फरीदा ने कहा कि वो भारत की एक वफादार नागरिक हैं। साथ ही फरीदा ने सभी लोगों से किसी भी राष्ट्र विरोधी संगठन से नहीं जुड़ने की अपील की। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने इसे मोदी सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन की जीत बताया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन यानी शनिवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस खास मौके को लेकर दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। साथ ही मान्यता है कि हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से हनुमान जी के साथ साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करने से शनि महाराज का भी दोष दूर होता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस बार प्रशासन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहा है। बताया गया कि 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करने का प्लान तैयार किया गया है। ऐसे में जगह जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर लगाए जा रहे हैं। जो यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पूरी यात्रा मार्ग पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक शख्स पर अपनी पूर्व प्रेमिका को करीब 300 पार्सल भेजने का आरोप लगा, जिन्हें कैश ऑन डिलीवरी दिया जाना था। यानी इन पार्सल के पैसे खुद लड़की को चुकाने थे, जबकि उसने ये पार्सल नहीं मंगवाए थे। ये पार्सल अमेजोन और फ्लिपकार्ट समेत दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से भेजे गए थे। अब लेक टाउन पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज था और वो अक्सर ऐसे उपहार मांगती थी जो वो खरीद नहीं सकता था। उसका मानना था कि इन डिमांड को पूरा न कर पाने की वजह से ही उसका ब्रेकअप हुआ। ऐसे में उसने बदला लेने के लिए इन पार्सल से उसे परेशान किया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के रहने वाले एक पुलिसकर्मी पिता को उनके बेटे ने इंसाफ दिलाया। ऐसे में 12 साल बाद पुलिस आरक्षक मिथिलेश पांडे को उनकी वर्दी वापस मिल गई। आरोप है कि साल 2013 में मिथिलेश जब ड्यूटी पर थे तभी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें सेवा से हटा दिया था। तब मिथिलेश ने विभाग के अधिकारियों के सामने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस दौरान उनका बेटा अभिषेक भी छोटा था। फिर साल 2024 में अभिषेक ने लॉ की डिग्री हासिल की और हाईकोर्ट में वकालत शुरू कर दी। इसके बाद उसने अपने पिता का केस लड़ा और जीत हासिल की। अब कोर्ट के आदेश से मिथिलेश को पुलिस विभाग में बहाली मिल गई। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी आतंकी कसाब के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला था जिसमें पुलिस अफसर समेत कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अब उसी तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से भारत खींच लाई। अब आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है। माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा का कबूलनामा एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब करेगा। लेकिन इस बीच तहव्वुर राणा को भारत लाने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई। तहव्वुर के भारत आने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये मोदी सरकार है जहां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, तो वहीं विपक्ष तंज कस रहा है कि विदेशों से काला धन वापस लाने वाले कुछ तो ले आए। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी की जनसभा में कुछ लोग मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इन पोस्टर में लिखा था, सब होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब।
पोस्टर में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी है तो दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह की। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तहव्वुर राणा की फोटो वाला पोस्टर तैयार करने वाले लोग बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बताए जा रहे हैं। उन्होंने राणा को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। साथ ही मुंबई हमले के गुनहगार को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मोदी जी, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आतंकी तहव्वुर राणा की भारत वापसी हो गई है और आज जब प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा है, यहाँ बनारस की रैली में प्रधानमंत्री की इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब, इस तरह के नारे, 26/11 की वो विभत्स तस्वीर और आतंकी राणा की तस्वीर यहाँ लगाई गई है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र जो है इस पोस्टर को लेकर यहाँ आया है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी है और अमित शाह की तस्वीर बनी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इनसे ही जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, 26/11 का जो विभत्स हमला भारत के सीने पर चढ़ करके आतंकवादियों ने किया था, 2008 के बाद आज इस मजबूत सरकार ने सफल प्रत्यार्पण करके तहव्वुर राणा का आतंकवादियों को एक संदेश देने का काम किया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत खींच लाने में मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता है, लेकिन अब राणा पर श्रेय वाली सियासत तेज हो गई है। जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के NIA के कब्जे में है। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को, हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी, लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है। कांग्रेस कह रही है कि राणा को फांसी देकर उसका अध्याय समाप्त किया जाए, तो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बिहार चुनावों से पहले राणा को फांसी दी जाएगी। हालांकि एनडीए के नेता इन दलीलों को हास्यास्पद बता रहे हैं। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से ले लो। अब देख लीजिए, अभी देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, इसको बिहार चुनाव के साथ कोई व्यक्ति जोड़ रहा है, ये हास्यास्पद है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने तो तंज कसते हुए कहा कि विदेशों से काला धन वापस लाने वाले किसी को तो वापस ले आए। तो बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष खूंखार अपराधी के साथ खड़ा है जो मुंबई हमले के शहीदों का अपमान है। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाइए। वो जो लाने वाले थे ब्लैक पैसा और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया? कम से कम उन लोगों का सोचो जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको न्याय देने का काम मोदी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर इस विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं, वो भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये वही कांग्रेस जो हिंदू विरोधी भगवा आतंकवाद शब्द को जन्म देने वाली। हो क्या गया इनको? कांग्रेस दल और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर जो खूंखार अपराधी है, ऐसे अपराधी के संग खड़े रहोगे। तहव्वुर राणा का भारत आना बड़ी उपलब्धि है। कानूनी प्रक्रिया जारी है, पूछताछ हो रही है। उम्मीद है कि तहव्वुर से मुंबई हमले की प्लानिंग करने वालों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलेंगे और सारे गुनहगारों से हिसाब लिया जा सकेगा। तब तक सियासत भी जारी रहेगी, ये भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हैं धन बाजार की ओर, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। अमेरिका द्वारा टैरिफ में राहत के ऐलान का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1310 अंक उछलकर 75,157 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 429 अंक ऊपर 22,829 पर पहुंच गया। बैंक, IT और मेटल समेत सभी सेक्टरों के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। ज्वेलर्स और खुदरा विक्रेताओं की भारी मांग के कारण दिल्ली में सोना 6,250 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 96,450 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 2,300 रुपए उछली। इसके साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 95,500 रुपए हो गई। घरेलू शेयर बाजार में मजबूती का असर रुपए की कीमत पर भी दिखा। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 61 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 7 पैसे हो गई। फरवरी में IIP ग्रोथ रेट यानी देश के औद्योगिक उत्पादन दर में कमी आई। ये घटकर 2.9% पर आ गई, जबकि साल भर पहले फरवरी 2024 में ये 5.6% थी। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी सुपर बाइक 2025 हायाबुसा को भारत में लॉन्च कर दिया। ये बाइक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश की गई थी और अब इसे भारतीय बाजार में भी उतार दिया गया है। इस बार हायाबुसा में नए फीचर्स, नए कलर ऑप्शंस और OBD2 यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक कंप्लायंस जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। इस सुपर बाइक की कीमत करीब 17 लाख रुपए रखी गई है। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर दिलचस्प होता जा रहा है। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अब चीन ने अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर 125% टैक्स का ऐलान किया है। हालांकि साथ ही चीन ने गतिरोध को हल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में रुचि भी दिखाई है। चीन के सीमा शुल्क आयुक्त ने कहा कि अमेरिका अगर और ज्यादा टैरिफ लगाता है तो ये समझदारी नहीं होगी। अंततः विश्व आर्थिक इतिहास में ये एक मजाक बनकर रह जाएगा। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की। अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने आज रिकॉर्ड 50वीं बार बतौर प्रधानमंत्री वाराणसी का दौरा किया। काशी के लोगों को कई सौगातें दी। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते किसी सांसद ने कभी भी 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी का काशी से वो रिश्ता है जिसे शायद समझाने की जरूरत नहीं। इस संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद हैं मोदी। जाहिर है अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिले प्यार और सम्मान को वो कभी भूलते नहीं। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। उनका काशी से खास लगाव ही है कि वो किसी न किसी बहाने यहाँ के लोगों से मिलने आते रहे हैं। ऐसे में वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी बन गए हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा 50वीं बार आकर एक अहम रिकॉर्ड बनाया। 2014 में काशी से अपने नए सियासी सफर का आगाज करने वाले मोदी न केवल देश की सियासी दिशा बल्कि बनारस की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक छवि को विश्व पटल पर और ज्यादा निखारने में अहम रोल निभा रहे हैं। तभी तो अपनी प्राचीन विरासत के साथ आज काशी विकास के रास्ते पर बढ़ चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के सांसद के रूप में इस शहर को काफी कुछ दिया है। इनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर शहर की बड़ी पहचान बना हुआ है। वहीं सैलानियों में आकर्षण का केंद्र नमो घाट भी है। आज काशी में घाटों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, जिनमें अब सामने घाट और शास्त्री घाट की सौगात भी शामिल हो गई है। वहीं यहाँ के लोगों को शहर से बाबतपुर एयरपोर्ट तक एलिवेटेड लेन का तोहफा भी मिला है। यही वजह है कि काशी के इसी बदलते स्वरूप को देखने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी आ रहे हैं। आप सब लोग यहाँ हमें आह्वान
आशीर्वाद देला हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब जब बनारस दौरे पर आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का एक पंख जरूर लगा कर जाते हैं। यही वजह है कि इन सौगातों से न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल में भी विकास का पहिया और तेजी के साथ बढ़ने लगता है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी के 50वें वाराणसी दौरे को लेकर हमने उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में 50वां दौरा था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी और एक सांसद के तौर पर भी। 2014 में वो यहाँ पे सांसद बने हैं। अब 2014 से लेकर 2024-25 तक वाराणसी कितना बदला, क्या रह गया, क्या हो गया, इन सभी बातों की चर्चा करने हम इस वक्त आए हैं बनारस की तंग गलियों में। बनारस तो बहुत बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। यहाँ की सड़कें हैं, बिजली है, रोड हो गया और सारे ये देखिए कॉरिडोर बना नया, नमो घाट, यहाँ बहुत बदलाव हुआ। यहाँ पे क्योंकि लोकल रोजगार है नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनीज आए, एक बहुत अच्छा प्रयास है। अमूल जैसे यहाँ पे आ गई तो ये बहुत अच्छा मोदी जी का प्रयास। स्टेडियम भी बन रहा है, अब तो मैच भी होंगे यहाँ। हाँ जी, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है और बनने को तैयारी है। 50वां दौरा था उनका आज प्रधानमंत्री का सांसद के तौर पर, कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना दौड़ना मजाक नहीं है। यहाँ के जो आम विधायक है वो इतना आते हैं आपके यहाँ मोहल्लों? तो नहीं आते, उतना नहीं आते, मगर है प्रधानमंत्री के बाद उतरा। प्रधानमंत्री तो अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। तो आपने देखा सुना किस तरह से जो बनारसी हैं वो यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इनका मानना है कि विकास हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोजगार हो, अगर इन्वेस्टमेंट या बड़े कंपनी यहाँ ही आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो लोग प्रधानमंत्री के बार बार आने से और यहाँ के विकास से खुश नजर आते हैं। हवाई टिकटों की धोखाधड़ी पर शिकंजे में आए साइबर ठग। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। गाजियाबाद में अब टीबी के मरीजों की पहचान के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि डिजिटल एक्सरे मशीन में एआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा जो बिना डॉक्टर के भी टीबी को डिटेक्ट कर सकेगा। इससे टीबी मुक्त अभियान को काफी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद में अब तक 24 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर हवाई टिकटों की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले का खुलासा राजधानी के आउटर नॉर्थ पुलिस के साइबर थाने ने किया। उसने सस्ते दामों में हवाई जहाज की टिकटों का झांसा देकर ठगने वाले साइबर अपराधियों के इस गिरोह को पकड़ा। इनके पास से 12 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 22 डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए गए। मेक्सिको में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की गई आईवीएफ प्रक्रिया के बाद दुनिया में पहले बच्चे ने जन्म लिया। बताया गया कि एआई असिस्टेड आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान मानव हाथों का इस्तेमाल नहीं किया गया। एआई ने खुद स्पर्म के सिलेक्शन समेत 23 चरण रिमोट डिजिटल कंट्रोल से पूरे किए। बताया गया कि इस महिला की उम्र 40 साल है और जन्म के बाद बच्चा भी स्वस्थ है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हम करेंगे, जिसे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करवाया है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खासियत ये है कि इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं दी गई है। साथ ही यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान खिलाड़ियों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। खिलाड़ियों को खेल का मैदान मिल जाए, वो भी सारी सुविधाओं से लैस, तो उनके लिए इससे बड़ी सौगात और क्या होगी। हरिद्वार के युवाओं को भी ऐसी ही एक अनूठी सौगात मिली है। दरअसल यहाँ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें एक ही स्थान पर 6 तरह के खेल खेलने की सुविधा उपलब्ध है, वो भी वर्ल्ड क्लास सेटअप के साथ। खास बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में
आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए फ्री में ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, जिसमें हमने 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 1 जिम, 1 फुटबॉल कोर्ट और क्रिकेट स्टेडियम और इंडोर क्रिकेट नेट्स हमने तैयार करे हैं। फैसिलिटी एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर स्पोर्ट में 6 बच्चे हम लेकर आएंगे। इन एवरी स्पोर्ट 6 किड्स विल कम, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। दिस इज इन एडिशन टू अदर पीपल जो हमें लगता है कि जिनमें प्रतिभा है, जो अच्छा खेल सकते हैं और या फिर जिनमें पोटेंशियल है, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ लेकर आएंगे। तो ये फेजेस में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरकार की ओर से तैयार किया गया है, लिहाजा इसमें कम से कम 6 ऐसे स्कूली बच्चों को फ्री में प्रशिक्षण की प्राथमिकता दी गई है जिनमें विशेष प्रतिभा है। इसके अलावा गरीब बच्चों को भी मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी बच्चे ऐसे जो कहीं ना कहीं किसी गेम में अपनी वैल्यू रखते हैं, उनको यहाँ पे हम लोगों ने 4 से 5 स्कूल्स को अभी जाके असाइन किया है, जिसमें हम वहाँ से कुछ वो बच्चे ले रहे हैं जो खेलना चाहते हैं और जो उसकी वैल्यू रखते हैं बट उनको ऑप्शन नहीं मिला, तो उसको HRDA जो है अपनी तरह से ट्रायल कराएगा और ट्रायल में अगर वो पास आउट हो जाते हैं, फर्स्ट फेज में हमने अभी स्टार्ट कर दिया 3 स्कूल के साथ, तो उनको जो भी उनका फीस होगा वो सब HRDA हमारी तरफ से पे करेगा। कोशिश यही है कि जिन बच्चों में खेल प्रतिभा है उनकी शुरुआत मजबूत हो, उन्हें शुरुआती दौर में ही अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, ताकि सुविधाओं के अभाव में खेलना न छोड़ें। अगर आप बिगिनर्स को देखोगे, बिगिनर्स यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं और यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बढ़ाई गई है कि ताकि हरिद्वार के यहाँ से प्लेयर्स बाहर निकल के जाएं और एडवांस लेवल पे कम्पीट करें। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि पहले ऐसे सिर्फ 4 कोर्ट्स थे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रखा था। यहाँ पे अब सारी जिम की फैसिलिटीज हो गई हैं, यहाँ पे 5 कोर्ट हो गए और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा इंटरनेशनल यहाँ पे पूरा यहाँ पे कोर्ट है, सिंथेटिक कोर्ट है, पहले वुडन था, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको खड़ा कर दिया है। हरिद्वार में सरकार की इस पहल को खूब सराहना भी मिल रही है। खासकर युवा खिलाड़ी खुश हैं कि अब उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर 5 कोर्ट हैं और लाइटिंग भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है। और जो पहले मैं पिछली एकेडमी में था, वहाँ पर सिर्फ 2 कोर्ट थे और हाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पर खेल नहीं पाते थे। पहले यहाँ पे वुडन कोर्ट थे, अब यहाँ पे बहुत अच्छे सिंथेटिक कोर्ट लग चुके हैं, लाइटिंग भी अच्छी हो चुकी है और यहाँ के कोच भी बहुत अच्छा करा रहे हैं। मतलब मेरी पहले बहुत वीकनेस रहती थी, यहाँ आके मेरे को बहुत फिटनेस महसूस हो रही है। 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा फिटनेस होता है। अगर मैं कंटिन्यू करूँगी लगभग 1 ईयर तो बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। वैसे तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खासतौर पर स्कूली बच्चों के लिए तैयार किया गया है ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन यहाँ मनाही किसी को नहीं है। यहाँ हर एज ग्रुप के लोग खेलने आते हैं, 70 साल के बुजुर्ग भी। मकसद यही है कि यहाँ से लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी बनकर निकले ना निकले, स्वस्थ इंसान जरूर बने। लिहाजा लोगों की सुविधा के लिए ये कॉम्प्लेक्स रात को भी खुला रहता है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में शेख हसीना के 5 करीबी सैन्य अधिकारी नजरबंद। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। म्यांमार में भूकंप के बाद भारतीय सेना का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत वो वहां नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना यहां रोबोटिक म्यूल्स और नैनो ड्रोन से मलबे में फंसे लोगों को खोजने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सालाना मेडिकल जांच कुछ ही घंटों में की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति की सेहत की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने पिछले साल चुनाव के दौरान ये वादा किया था। अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति की सेहत की जानकारी सामने आएगी। इस मेडिकल जांच से पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले कभी इतना बेहतर महसूस नहीं किया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अपनी नीली आंखों को लेकर शोहरत बटोरने वाले अरशद चायवाला की मुश्किल बढ़ गई। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने अरशद की नागरिकता रद्द कर दी, साथ ही पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया। दावा है कि उसका जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उसका परिवार मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला है। हालांकि अब इस मसले पर अरशद खान ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही कई मानवाधिकार कार्यकर्ता भी अरशद का समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश में सेना के 5 अधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया। इनमें ब्रिगेडियर जकारिया हुसैन भी शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को ढाका कैंटोनमेंट में नजरबंद रखा गया है। आरोप है कि इन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के आदेश दिए थे।
अमेरिका के मैनहट्टन में एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर अचानक हडसन नदी में गिर गया। इस हादसे से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। अब इस मामले की जांच हो रही है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? इस हादसे के समय उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। आईसीसी कर सकती है बड़ा ऐलान। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से आईपीएल में कप्तानी करने उतरे। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभाली। दरअसल कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। गायकवाड़ को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे की गेंद कोहनी पर लगी थी। ऐसे में माही को फिर कप्तान बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपनी जनसभा के दौरान ओलंपिक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2036 में ओलंपिक भारत में करवाने को लेकर कोशिश की जा रही है। ऐसे में पीएम ने युवाओं से आगे आने को कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश पर 1 साल का बैन लगा दिया। दरअसल बॉश ने आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। मुंबई इंडियंस ने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर लिजार्ड विलियम्स के घायल होने के बाद उनकी जगह बॉश को अपनी टीम में शामिल किया था। जिम्बाब्वे के हरारे में आईसीसी बोर्ड की बैठक जारी है। इस बैठक में आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी शामिल हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हो रही है। चर्चा है कि यहाँ आईसीसी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को बड़ा सम्मान मिलेगा। ब्रिटेन में उन्हें नाइटहुड सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस तरह अब उन्हें सर जेम्स एंडरसन कहा जाएगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।